जी, अस्सलाम वालेकुम डियर पार्टिसिपेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ब्लूम के जो एजुकेशनल टैक्सोनॉमी है ये है क्या? सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, टीचर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, या जिसने भी बीएड एमएड या एमए एजुकेशन या एमफिल पीएचडी तक चले जाए, हर एक को नो होगी, जस्ट वो जानते होंगे एटलीस्ट कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी के बारे में उन्होंने लाजमी सुन रखा होगा। तो कुछ लोगों को इसकी डिटेल्स के बारे में मालूम होता है, कुछ लोगों को इसके इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, कुछ लोगों ने जस्ट इसका नाम सुन रखा होता है। तो आज हम यही चीज डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी एक्चुअली है क्या। यहाँ पर ये देखिए कि टेक्सोनोमी मींस क्लासिफिकेशन। टेक्सोनमी मींस क्लासिफिकेशन यानी कि दर्जा बंदी, हायरार्की जिसको आप कहते हैं, कि ये एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी ब्लूम और उनके कुछ जो साथी थे, कुलीग्स कह ले, फ्रेंड्स कह ले, उन्होंने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की को हायरार्की में या तो कुछ दर्जा बंदी में तकसीम किया है, उनकी क्लासिफिकेशन की है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। The educational objectives are divided into three domains. इन लोगों ने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को थ्री डोमेन्स में डिवाइड किया है। अब यहाँ पर आप लोगों के ज़हन में ये सवाल पैदा होगा कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। एक्चुअली आप इनको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं। ब्लूम्स और इनके साथियों का ये मानना है कि लर्निंग जो है वो थ्री डोमेन्स में होती है: कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। लिहाजा जब हम टीचिंग करें, जब कोई टीचर टीच करे, तो वो इन थ्री डोमेन्स को मद्देनजर रखकर टीचिंग करे। तो ये क्या है जी? ब्लूम्स टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअली क्या है? ये क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को इन लोगों ने तीन डोमेन्स में बांटा है, क्योंकि इन लोगों के नजदीक जो लर्निंग होती है वो थ्री डोमेन्स में होती है। ब्लूम्स टेक्सोनोमी इज एक्चुअली अ क्लासिफिकेशन ऑफ लेवल्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के इन लोगों ने लेवल्स बनाए हैं कि इन लोगों का ये मानना है कि लर्निंग इन तीन लेवल्स में होती है। It can be used by the teachers and the educationists to classify and organize learning objectives. इस टेक्सोनोमी को एजुकेशनिस्ट और टीचर्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं अपने एजुकेशनल या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को बनाने में। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है? Learning objectives are the statements that tell us what the students are expected to learn from the topic or lesson. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इनको एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं, इनको स्टूडेंट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स भी आप कह सकते हैं। कि जब भी कोई टीचर किसी क्लास को पढ़ाने लगता है, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता है, तो उसके सामने कुछ ना कुछ तदरीसी मकासद होते हैं। वही तदरीसी मकासद बेसिकली लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। इससे मुराद ये है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं, वो बयानात होते हैं जो ये आपको बताते हैं कि किसी भी टॉपिक के एंड पर, किसी भी लेसन के इख्तिताम पर स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये जान ले, मतलब जो भी वो टॉपिक होगा उस टॉपिक के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उस टॉपिक के बारे में उनको सूझबूझ हासिल हो जाए। फॉर एग्जांपल आज हमारा ये टॉपिक है ब्लूम्स टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। तो हमारा ये एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव या आप कह लें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव या स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम ये हो सकता है कि एट द एंड ऑफ दिस लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन ब्लूम्स टेक्सोनोमी। आज का हमारा ये एक हो सकता है ऑब्जेक्टिव। तो इससे क्या साबित हुआ कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी
एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाने में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। जब भी कोई टीचर क्लास को कोई भी यूनिट कोई भी टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं तो उसको एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाने में ये वाली टेक्सोनोमी जो है ये बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। ब्लूम्स टेक्सोनोमी टेल्स अस दैट द लर्निंग टेक्स प्लेस इन थ्री डोमेन। जैसा कि पहले मैंने बताया कि ये टेक्सोनोमी हमें बताती है कि जो लर्निंग है वो तीन डोमेन्स में होती है, कॉग्निटिव डोमेन में, अफेक्टिव डोमेन में और साइकोमोटर डोमेन में। इसका पुराना नाम जो है वो कोग्निटिव डोमेन है। साइकोमोटर डोमेन का पुराना नेम कोग्निटिव डोमेन भी है, यानी कि अर्लियर इट वाज नेम्ड एज कोग्निटिव डोमेन। ये आपने चीज याद रखनी, क्वेश्चन आ सकता है। द ओल्ड नेम ऑफ साइकोमोटर डोमेन इज कोग्निटिव डोमेन। तो अब यहाँ तक आई थिंक ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी है क्या। ब्लूम्स टेक्सोनोमी क्या है? ये बेसिकली लर्निंग की क्लासिफिकेशन है। लर्निंग को इन्होंने हायरार्की में तकसीम किया है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को इन्होंने हायरार्की में, दर्जा बंदी में इनकी क्लासिफिकेशन की है, दर्जा बंदी की है ऑब्जेक्टिव्स की। कि लर्निंग जो होती है इन लोगों के नजदीक थ्री डोमेन्स में होती है, और वो थ्री डोमेन्स मैंने पीछे आपको बता दिए हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। ब्लूम्स टेक्सोनोमी इज अबाउट थ्री एज। ये कल भी मैंने आपको बताया था कि ये तीन एच से जो है डील करती है। आमतौर पर इसको ये कहा जाता है कि हेड, हार्ट एंड हैंड। अब हेड के कॉग्निटिव, हार्ट अफेक्टिव और हैंड साइकोमोटर। A teacher teaching in a class teaches keeping all three domains in mind। यानी कि जब भी टीचर किसी क्लास में पढ़ा रहा हो तो उसको इन तीनों डोमेन्स को मद्देनजर रखना चाहिए। उसके सामने सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जो लर्निंग है सिर्फ वो कॉग्निटिव डोमेन वाली हो रही हो, बल्कि उसके सामने ये वाला पहलू भी, ये वाला जो डोमेन है ये भी उसके सामने होनी चाहिए कि लर्निंग में अफेक्टिव डोमेन भी आती है। तो अफेक्टिव वे, जो अफेक्टिव डोमेन है उस हवाले से भी उसकी लर्निंग हो बच्चों की। इसी तरह साइकोमोटर डोमेन भी उसके माइंड में होनी चाहिए जो टीचर टीच कर रहे हैं। मतलब ये कि लर्निंग करते हुए, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाते हुए उनको, टीचर्स को इन तीनों पहलुओं को मद्देनजर रखना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक डोमेन आप मिस कर जाते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाते हुए तो सूटेबल और प्रॉपर जो लर्निंग है वो नहीं हो सकती, वो पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं। अब ब्लूम्स टेक्सोनोमी की जो थ्री डोमेन्स हैं वो कौन कौन सी हैं? कॉग्निटिव डोमेन, इट इज कंसर्न्ड विद थिंकिंग स्किल्स, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कॉग्निटिव डोमेन यानी कि वकूफी मैदान इसको कहते हैं। ये किस चीज से रिलेटेड है? ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी से, इंटेलेक्चुअल स्किल से रिलेटेड है, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है। इट डेवलप्स नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स, यानी कि आपके माइंड, मेंटल प्रोसेस, ये सारी चीजें कोग्निटिव डोमेन में आती हैं। अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन इज कंसर्न्ड विद फीलिंग्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, इमोशंस एंड बिहेवियर। इफेक्टिव डोमेन का ताल्लुक आपकी फीलिंग से है, इमोशन से है, इंटरेस्ट से है, एटीट्यूड से है, आपके रवैयों से है, जज्बात से है और बिहेवियर से। इसको हार्ट से तशबीह दी जाती है, यानी कि ये वाला एच जो है ये इसमें हार्ट है, यानी जो चीज आपके हार्ट को इम्प्रेस कर रही है, टच कर रही है, वो अफेक्टिव डोमेन में आएगी। साइकोमोटर डोमेन, इट्स ओल्ड नेम इज कोग्निटिव डोमेन, इट इज कंसर्न्ड विद फिजिकल स्किल्स और मोटर एक्टिविटीज। ये आपकी जो मोटर एक्टिविटी, एक्चुअली ये साइको मोटर है, साइको प्लस मोटर आप इसको कह सकते हैं। साइको जो है ये शो करते हैं माइंड को, और मोटर आपकी जो बॉडीली मूवमेंट है या फिजिकल मूवमेंट है, फिजिकल जो एक्टिविटीज हैं उसके लिए हम मोटर स्किल्स या मोटर एक्टिविटीज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो साइको मोटर क्या हुआ कि आपकी जो माइंड प्लस, यानी कि जब आप फिजिकली भी कोई परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज भी जब आप कर रहे होते हैं, मोटर एक्टिविटीज या बॉडीली मूवमेंट जब आपकी हो रही होती है, तो साथ आपका माइंड भी आपको गाइड कर रहा होता है।
यानी कि ये नहीं है कि साइकोमोटर डोमेन में आपका माइंड आपके साथ नहीं चल रहा था, ये माइंड एंड मोटर एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन होता है, एट ए टाइम चल रही होती है, इसीलिए इसको साइकोमोटर कहा गया। अगर इसमें माइंड का कोई भी रोल ना हो तो जस्ट इसको मोटर कहा जाता है, मोटर एक्टिविटीज। तो इट इज कंसर्न विद फिजिकल स्किल्स और मोटर एक्टिविटीज। अब हम देखते हैं वन बाय वन इनको डिटेल से। तो सबसे पहले है जी कॉग्निटिव डोमेन। जी सबसे पहले हम देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन। ये ब्लूम ने 1956 में पेश की। इट डील्स विद थिंकिंग प्रोसेस। जैसा कि अभी मैंने पीछे भी बताया कि कॉग्निटिव डोमेन का ताल्लुक थिंकिंग एबिलिटी से है। थिंकिंग, रीजनिंग, मेंटल फैकल्टी, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, इन सारी चीजों का ताल्लुक आपकी कॉग्निटिव डोमेन से है, यानी कि माइंड से रिलेटेड जो आपकी चीजें हैं वो कॉग्निटिव डोमेन में आती है। इट इज डिवाइडेड इनटू 6 लेवल्स। ये 6 लेवल्स में मतलब डिवाइड की गई है। इस ब्लूम ने इसको 6 लेवल्स में डिवाइड किया, लेकिन बाद में इसको लॉरेन एंडरसन ने 2001 में इसको रिवाइज किया। लेवल उसने भी 6 ही रखे, लेकिन उसने उसमें कुछ चेंजेस की, वो आगे जाकर हम देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुई है। जो 2001 में उसने टेक्सोनॉमी फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, इसमें उसने ये रिवाइज्ड एडिशन उसने पेश किया कॉग्निटिव डोमेन का। ओरिजिनल एडिशन जो है वो ब्लूम का 1956 का है, वो आगे जाकर हम देखते हैं तो मजीद आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अब ये देखिए लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। अब ये वाले जो लेवल्स है 6 लेवल्स, ये ओरिजिनल एडिशन के हैं 1956 के, ब्लूम के अपने। ब्लूम ने जो कॉग्निटिव डोमेन के लेवल्स बयान किए हैं ओरिजिनली, ये वो वाले 6 लेवल है। ओरिजिनल एडिशन आप इसको कह सकते हैं। ये नीचे से ऊपर आपने जाना है, हायरार्की यानी स्टेप बाय स्टेप है। नॉलेज कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। अब इसमें से जो पहले 3 है, नॉलेज कंप्रीहेंशन और एप्लीकेशन, ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है। इनको लॉर्ड्स कहते हैं, LOTS कैपिटल, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। और जी ये सही आ रही है आवाज आप लोगों को? हेलो जी, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो हेलो। सर आपकी आवाज आ रही है। चलो ठीक है, ये एक दफा कुछ मैसेज शो हो रहा था कुछ और इररिलेवेंट सा, तो मैंने समझा शायद कोई प्रॉब्लम पैदा। ओके जी, तो ये वाले जो लेवल हैं, लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, ये ब्लूम्स की जो ओरिजिनल एडिशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन है उसमें शामिल है। नॉलेज कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। इसमें ये 1956 में उसने जब पेश किया था तो उस वक्त के पहले 3 को क्या कहते हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, लॉर्ड्स। और आखिरी 3 को हम क्या कहते हैं, हॉर्ड्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। उसके बाद ये देखिए साथ वाला ये रिवाइज्ड एडिशन आ गया 2001 में, लॉरेन एंडरसन ने, जो अभी हमने पीछे पढ़ा। ये वाले ओरिजिनल है, ये वाले। और ये दूसरे जिसमें अभी मैं कर्सर कर रहा हूँ, ये रिवाइज्ड एडिशन में। अब इसमें पहले वाले एडिशन में और ये दूसरा जो 2001 वाला एडिशन है, इसमें कुछ तब्दीलियां हैं, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन से। लेवल दोनों में देखिए 6 ही है। दोनों के जो एडिशन है, रिवाइज्ड और ओरिजिनल एडिशन, दोनों में लेवल 6 है, लेकिन कुछ तब्दीली है। पहला जो है, यहाँ पर देखिए जो सेकंड लास्ट और लास्ट है, दोनों में वहां पर आप देखें एक तब्दीली तो आपको यहाँ पर नजर आएगी कि यहाँ पर जो सिंथेसिस है, इसको उन्होंने रखा है ब्लूम ने 5वें नंबर पर। सिंथेसिस का मतलब होता है कि जोड़ना, टू ऑर्गेनाइज, टू पुट टुगेदर डिफरेंट पार्ट्स। ये आगे जाकर हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। इट मींस कि इसका मतलब हुआ क्रिएट करना। क्या करना? क्रिएट करना।
इसको जब रिवाइज्ड एडिशन हुआ तो इन लॉरेन एंडरसन ने कहा कि ये ब्लूम से मिस्टेक हुई है, इसको तो लास्ट पर होना चाहिए, सिंथेसिस को लास्ट पर आना चाहिए, यानी कि हाईएस्ट लेवल ये है। और इवेल्युएशन क्या है कि दो मुख्तलिफ चीजों के दरमियान आप जजमेंट कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, तो इसको उन्होंने कहा कि ये सेकंड लास्ट पर आना चाहिए, जो क्रिएटिविटी है ये एंड पर होनी चाहिए। एक तो ये आप कह लें कि इन दोनों की उन्होंने जो इन दोनों का जो ऑर्डर है रिवाइज्ड एडिशन में उन्होंने ये ऑर्डर चेंज कर दिया। दूसरा है कि ये आप ओरिजिनल एडिशन देखिए, ओरिजिनल एडिशन में जो है ये सारे नाउन है, सारे नाउन्स है, इवेल्युएशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, एप्लीकेशन, ये नीचे से ऊपर वैसे आपने पढ़ना है, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन, ये सारे के सारे नाउन्स है। जबकि रिवाइज्ड एडिशन में इनको वर्ब्स, वर्ब की फॉर्म में चेंज कर दिया गया है। ये रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग। ये देखिए नॉलेज को उन्होंने कर दिया रिमेम्बरिंग, नॉलेज का उन्होंने रीनेम कर दिया रिमेम्बरिंग के साथ, कंप्रीहेंशन को रीनेम कर दिया अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये एक दो तो ये उन्होंने मतलब नेम चेंज कर दिया, लेकिन सारों को उन्होंने आईएनजी वाली वर्ब के साथ चेंज कर दिया। अब हम इनकी जो सिक्स लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन है वो वन बाय वन देखते हैं। पहला है जी कॉग्निटिव डोमेन का जो फर्स्ट लेवल है वो है नॉलेज। अब नॉलेज ओरिजिनल एडिशन में है, नॉलेज ओरिजिनल एडिशन में है और इसको रीनेम कर दिया गया रिमेम्बरिंग के साथ रिवाइज्ड एडिशन में, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया है ओब्लिक लगाकर, ये ओब्लिक का साइन लगाकर दोनों को एक साथ लिख दी है। तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि नॉलेज जो है कॉग्निटिव डोमेन का फर्स्ट लेवल है ओरिजिनल एडिशन में, और रिवाइज्ड एडिशन में इसी चीज को रीनेम कर दिया गया है रिमेम्बरिंग के साथ। और ये लोएस्ट ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल है, ये सबसे निचली सतह का जो आप कह लें कि लर्निंग लेवल है कॉग्निटिव डोमेन में। इट इज डिफाइंड एज द रिकॉलिंग प्रीवियसली लर्नड मटेरियल, दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग। अब इस लेवल पर क्या होता है कि स्टूडेंट्स के पास जस्ट इंफॉर्मेशन जाती है, वो उनको मेमोराइज कर लेता है, रट्टा लगा लेता है, अपनी जो मेमोरी में उसको महफूज कर लेता है और वक्त पढ़ने पर उसको रिकॉल कर लेते हैं। इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, स्टूडेंट जस्ट जो चीज आप कह लें कि उसने अपनी मेमोरी में चीज को, किसी चीज की डेफिनेशन को, किसी का नाम, किसी कोई लिस्ट, इन सारी चीजों को उसने अपनी मेमोरी में याद किया हुआ है, लेकिन उनको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। फॉर एग्जांपल आप बच्चे को कोई किसी चीज की डेफिनेशन याद करवा देते हैं, या बच्चा जो है आपको नाउन की डेफिनेशन सुना देता है लेकिन उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं कि नाउन होता क्या है, या बच्चा जो है आपको वो टेबल्स सुना देता है, मुख्तलिफ वो टेबल्स आपको सुना सकता है, दो का, चार का, लेकिन उसको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं कि ये आगे जो है डिजिट्स कैसे पढ़ रहे हैं, 8 कैसे बने हैं, 10 कैसे बने हैं, 12 कैसे बने। वो पहाड़े या आपको टेबल्स तो सुना रहा है लेकिन उसको इसका मेथड नहीं मालूम, उसको इसके कॉन्सेप्ट्स नहीं मालूम। तो इस लेवल पर जो बच्चे की लर्निंग है वो क्या है, वो नॉलेज या रिमेम्बरिंग लेवल कहलाता है कॉग्निटिव डोमेन में। बच्चे के पास कॉन्सेप्ट्स या अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जस्ट उसके पास रट्टाइज्म वाली मालूमात या इंफॉर्मेशन होती है जो उसकी मेमोरी में महफूज होती है। डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो वो याद कर लेते हैं, तो वक्त पड़ने पर फिर उसको रिकॉल कर लेते हैं। कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन भी बिल्कुल उसी तरह, जैसे कि मैंने नॉलेज के बारे में बताया है कि ये ओरिजिनल जो एडिशन है उसमें ये नॉलेज है और रिवाइज्ड एडिशन में वो रिमेम्बरिंग है, तो बिल्कुल उसी तरह कंप्रीहेंशन भी ओरिजिनल एडिशन में इसका नाम कंप्रीहेंशन है, 1956 वाला जो ब्लूम का ओरिजिनल एडिशन है उसमें इसको कंप्रीहेंशन का नाम दिया गया है, जबकि दूसरा जो रिवाइज्ड एडिशन है उसमें इसको अंडरस्टैंडिंग का नाम दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द मटेरियल, दिस में इंक्लूड ट्रांसलेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग मटेरियल, this level of learning is one step higher than that of knowledge। इसकी एग्जांपल क्या है, एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ पर क्या है कि बच्चा ना सिर्फ उसके पास चीजों को याद करने की सलाहियत है, रिकॉल करने की सलाहियत है, बल्कि वो उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग भी रखता है, उसकी कंप्रीहेंशन भी है, वो चीजों के बारे में उसको सूझबूझ भी है।
अब अगर आप उससे पूछेंगे कि नाउन क्या होता है, एक्सप्लेन नाउन, यानी कि वो ना सिर्फ ये कि नाउन की आपको डेफिनेशन सुना देगा, ना सिर्फ ये कि आपको टेबल सुना देगा, बल्कि वो आपको एग्जाम्पल भी देगा, एक्सप्लेन भी कर सकेगा, डिस्क्राइब भी कर सकेगा, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए, उनको चीज़ों के बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, कंप्रीहेंशन उसने हासिल कर लिया है। तो जैसा कि ये देखिए, एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऊपर वाला जो फर्स्ट लेवल है उसमें वो जस्ट डिफाइन करेगा, डिफाइन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसको नहीं पता कि वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है अपने अल्फाज में। तो ये कंप्रीहेंशन या अंडरस्टैंडिंग लेवल कहलाता है। उसके बाद थर्ड लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन जो है वो एप्लीकेशन उब्लिक अप्लाई। अब यहाँ पर आई थिंक आपको बगैर बताए ये समझ लग जानी चाहिए कि उब्लिक के बाद वाली जो हेडिंग है वो रिवाइज्ड एडिशन के मुताबिक मैंने दी हुई है। उब्लिक से पहले वाली जो हेडिंग्स आ रही हैं इस कॉग्निटिव डोमेन में वो ओरिजिनल एडिशन के मुताबिक मैंने लिखी हुई है। तो एप्लीकेशन इज अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल एडिशन ऑफ द ब्लूम्स कॉग्निटिव डोमेन एप्लीकेशन, और जब रिवाइज्ड एडिशन में उसको क्या नाम कर दिया गया, अप्लाइंग, उसको वर्ब बना दिया गया। It refers to the ability to use learned material into new situation. This include application of the rules. It is the highest level of thinking than that of understanding. एक बात आपने याद रखनी कि हर आने वाला जो लेवल है वो पिछले लेवल से हायर है। मसलन नॉलेज से जो ज्यादा हायर है वो अंडरस्टैंडिंग या कंप्रीहेंशन है, उससे जो ज्यादा हायर लेवल है वो एप्लीकेशन और अप्लाइंग है। लेकिन ये तीनों जो है, नॉलेज, कंप्रीहेंशन और एप्लीकेशन, ये तीनों आते आते हैं लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में या लोअर ऑर्डर थिंकिंग लेवल्स में। अगले जो तीन है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आते हैं। तो इसमें एप्लीकेशन में क्या होता है कि बच्चे के पास जो नॉलेज है, जो उसके पास लर्निंग वो कर चुका है किसी चीज के बारे में, ना सिर्फ ये कि उसके पास मतलब मेमोरी की सूरत में चीज महफूज है, ना सिर्फ ये कि वो उसके कॉन्सेप्ट समझता है, बल्कि वो इस स्टेज पर जाकर लर्न्ड मटेरियल को किसी और सिचुएशन में यूज भी कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। मसलन अब बच्चे ने जब टेबल सीख लिए हैं तो वो बाजार से कोई चीज खरीदेगा तो उसको वो पेमेंट करते हुए वो टेबल्स इस्तेमाल करके वो पेमेंट करेगा, पहाड़े के मुताबिक चीजों को डिवाइड मल्टीप्लाई करके वो उसका मतलब जो उसके पास नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट करेगा, यूज करेगा इस लेवल पर आकर। इसलिए इस लेवल को एप्लीकेशन या अप्लाइंग कहते हैं। उसके बाद है एनालिसिस, और रिवाइज्ड एडिशन में उसको एनालाइजिंग कहते हैं। ये क्या है जी, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन मटेरियल इनटू इट्स कंपोनेंट्स। The individual at this level is able to break the material into several parts, differentiate and compare the things. इस लेवल में क्या होता है, जो लर्नर होता है वो किसी भी लर्न मटेरियल को या जो उसके जो भी मतलब उसके सामने चीज मौजूद है वो उनको डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट यूनिट्स में, डिफरेंट कंपोनेंट्स में, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं, दो चीजों के दरमियान कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि कल भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि इस स्टेज पर फॉर एग्जांपल अगर आप उससे पूछे बच्चे से कि विच मेथड ऑफ टीचिंग इज बेटर, डिस्कशन मेथड और लेक्चर मेथड, तो वो क्या करेगा, डिस्कशन मेथड के जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट वाइज जो उनके मतलब डिफरेंट, उसको छोटे छोटे यूनिट करके छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर अलग कर लेगा, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर वो इसी तरह लेक्चर मेथड के जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको वो अलग कर लेगा, यानी कि वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं उसके कंपोनेंट्स को, ब्रेक डाउन करके उसके कंपोनेंट, उसको कंपोनेंट्स में बांट रहा है, डिफरेंट कंपोनेंट्स में उसको बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और उसको जब उसके सामने दोनों चीजें आ गई तो फिर वो दोनों को कंपेयर कर रहा है, विच वन इज बेटर, इन दोनों को वो कंपेयर कर रहे हैं। ये लेवल कहलाता है जी एनालिसिस या एनालाइजिंग। उसके बाद है सिंथेसिस, ओरिजिनल एडिशन में और रिवाइज्ड एडिशन में उसको नाम दिया गया क्रिएटिंग का। ये क्या जी, सिंथेसिस इज अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल एडिशन एट द फिफ्थ लेवल। हाँ, यहाँ पर आपने ये चीज भी याद रखनी है कि सिंथेसिस जो है ओरिजिनल एडिशन में 5वें नंबर पर था। सिंथेसिस ओरिजिनल एडिशन में
5वें नंबर पर था उसको रीनेम कर दिया गया क्रिएटिंग के साथ, यानी कि सिंथेसिस का न्यू नेम जो रिवाइज्ड एडिशन है उसमें उसका न्यू नेम क्या है, क्रिएटिंग। लेकिन जब उसको क्रिएटिंग किया गया है तो उसको 5वें नंबर से उठाकर 6ठे नंबर पर कर दिया गया। मतलब ये कि रिवाइज्ड एडिशन में जो क्रिएटिंग है वो 6th लेवल पर है, जबकि ओरिजिनल एडिशन में सिंथेसिस जो है वो 5th लेवल पर है। ये चीज आपने याद रखनी है। अब ये है क्या, ये इसका एनालिसिस और एनालाइजिंग का आप कह सकते हैं किसी हद तक अपोजिट है। ऊपर वाले एनालाइजिंग या एनालिसिस में आप क्या कर रहे हैं कि आप लर्न्ड मटेरियल को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कंपोनेंट्स जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स में उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू पुट पार्ट्स टुगेदर। अब यहाँ पर आप डिफरेंट पार्ट्स को मिला रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ताकि कोई एक नई चीज आप बना सके। अब चूंकि ये देखिए नई चीज कहाँ पर बनेगी, क्रिएटिविटी में, इसीलिए ये जो क्रिएटिंग है ये रिवाइज्ड एडिशन में लास्ट यानी हाईएस्ट लेवल पर है। दिस में इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीच और थीम, प्रोडक्शन ऑफ रिसर्च प्रपोजल, या आप कह लें कि जो म्यूजिशियन होते हैं कोई वो कंपोजिशन बनाते हैं, म्यूजिक बनाते हैं, या कोई आप कह लें कि कोई डिजाइनर हैं वो कोई न्यू डिजाइन तख्लीक कर रहे होते हैं। तो मतलब ये डिफरेंट पार्ट्स को मिलाकर उसके पास जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको मिलाकर वो न्यू सिचुएशन बनाते हैं, न्यू कोई एक चीज बना लेते हैं, न्यू स्पीच करने के काबिल हो जाते हैं, रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं। ये ऊपर वाला जो है एनालिसिस उसको मद्देनजर रखें तो इसकी आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी कि यहाँ पर हमने एनालाइजिंग में एनालिसिस में क्या किया, चीजों को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। अब यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस या क्रिएटिंग में, सिंथेसिस जो है 5th लेवल पर है, ओरिजिनल एडिशन में इसको रीनेम करके क्रिएटिंग से इसको 6th लेवल पर हाईएस्ट लेवल पर कर दिया गया अकॉर्डिंग टू लॉरेन एंडरसन इन 2001। वो क्रिएटिंग यानी कि कोई नई चीज क्रिएट करना, क्रिएटिविटी है। जब क्रिएशन आएगी तो वो 6th लेवल पर या हाईएस्ट लेवल पर है कि आपने कोई एक नई चीज बना दी। प्रोडक्शन, ये लफ्ज प्रोडक्शन से आप अंदाजा लगा, दी प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीच, कोई नई स्पीच, कोई नया थीम आप बना ले, प्रोडक्शन ऑफ रिसर्च प्रपोजल। तो ये सारी चीजें इसमें आती है। लास्ट है इवेल्युएशन। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि ये इवेल्युएशन लास्ट 6th नंबर पर है ओरिजिनल एडिशन में। इवेल्युएशन जो है 6th लेवल पर है ओरिजिनल एडिशन में, लेकिन इसको जब रीनेम किया गया इवेल्युएटिंग के साथ तो इसका नंबर जो है ये 5th कर दिया गया। इवेल्युएशन क्या है, ये ओरिजिनल एडिशन में 6th नंबर पर है यानी हाईएस्ट लेवल पर है, जबकि इसको जब रीनेम किया गया तो इसको इवेल्युएटिंग के नाम से रीनेम करके इसको लास्ट में यानी कि हाईएस्ट लेवल पर कर दिया गया। पहले क्या था, ये आता था उसके बाद नॉलेज कंप्रीहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस के बाद आता था। तो इस ये ओरिजिनल है क्या, इन ओरिजिनल एडिशन ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन, ये वही चीज लिखी, इन ओरिजिनल एडिशन ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन द इवैल्यूएशन इज एट द 6th लेवल, while in revised edition of Lauren Anderson 2001 it is on 5th level and has been renamed as evaluating. When a person is able to give reason, debate and decide its evaluation level, जब कोई फर्द या कोई स्टूडेंट इस काबिल हो जाए कि वो रीजन दे सके, डिबेट कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके, तो वो इवेल्युएशन लेवल पर होता है। फॉर एग्जांपल वही मैं आपको दोबारा एग्जांपल दूंगा कि एक डिस्कशन मेथड है और एक इवेल्युएशन मेथड है। एनालिसिस में हमने किया कि डिफरेंट पार्ट्स में उसको कंपैरिजन किया, यहाँ पर वो डिसाइड कर देगा हाँ ये वाली चीज बेहतर है। It is concerned with the ability to judge the value of material like novel, report or poem. इन चीजों के बारे में, इन मटेरियल के बारे में जजमेंट देना, डिसीजन मेकिंग करना, डिसाइड करना, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग। लेकिन ये याद रखें हाईएस्ट लेवल है ये ओरिजिनल एडिशन के अकॉर्डिंग। ब्लूम का जो कॉग्निटिव डोमेन है उसका जो ओरिजिनल एडिशन है उसके अकॉर्डिंग ये हाईएस्ट लेवल पर है। रिवाइज्ड एडिशन में
ये 5th नंबर पर है। रिवाइज्ड एडिशन में जो हाईएस्ट लेवल है वो क्रिएटिंग का है। ओके जी, नेक्स्ट डोमेन। अच्छा, इसमें आप ये कुछ वर्ब्स जो होती है ये यूज होती है नॉलेज लेवल पर होगी। डिफाइन, आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब, रिकॉग्नाइज, ये हर लेवल के मुताबिक जो है ये कुछ वर्ब्स यूज होती है। इनको मद्देनजर रखकर टीचर्स या एजुकेशनिस्ट जो है वो अपने लर्निंग आउटकम्स या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या जिनको हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं वो बना सकते हैं, और इन्हीं को मद्देनजर रखकर वो टेस्ट कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं बच्चों के लिए। टेस्ट आइटम्स बनाते हुए भी इन्हीं चीजों को मद्देनजर रख सकते हैं। मसलन डिफाइन नाउन, अगर वो सवाल ये कर रहे हैं कि डिफाइन नाउन, इट मींस कि वो बच्चों का नॉलेज लेवल चेक कर रहे हैं। आइडेंटिफाई समथिंग, वो नॉलेज लेवल चेक किया जा रहा है। अगर वो कह रहे हैं जी उसके बाद समराइज है, इंटरप्रेट है, ये क्लासीफाई है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आ जाता है। अच्छा, ये मैंने दो क्वेश्चन दिए गए हैं। A teacher of philosophy asked the students to write the definition of ontology. Which level of cognitive domain the teacher is trying to measure the competency of the students? यानी कि एक टीचर है, उसने ये क्वेश्चन बनाया है, स्टूडेंट से वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिफाइन करें, डेफिनेशन लिखें ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी की डेफिनेशन लिखें, टीचर ये पूछ रहा है बच्चों से। तो टीचर जो बच्चों की कौन सी कंपिटेंसी या लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन मेजर करना चाह रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर वो डेफिनेशन की बात कर रहा हो, अगर वो रिकॉल की बात कर रहा हो, आइडेंटिफाई की बात कर रहा हो, लिस्ट की बात कर रहा हो, इट मीन्स कि वो बच्चों का नॉलेज लेवल चेक कर रहा है। जी बिल्कुल, नॉलेज लेवल। उसके बाद आ जाते हैं जी आगे दूसरा सवाल। A pupil teacher is writing a learning objective that at the end of the lesson students will be able to define the adjective at which level of cognitive domain the pupil teacher is। अब इसमें ये नहीं पूछा जा रहा इस सवाल में अंडरस्टैंडिंग, जी ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, गलत, अंडरस्टैंडिंग नहीं। अच्छा, इसमें या आप ये देखें कि सवाल को समझने की कोशिश करें कि टीचर लर्निंग ऑब्जेक्टिव बना रहा है। अब इसमें टीचर के बारे में पूछा जा रहा है कि टीचर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव बना रहा है वो किस लेवल पर है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि स्टूडेंट्स किस लेवल पर है। A pupil teacher is writing a learning objective that at the end of the lesson students will be able to define the adjective at which level of the cognitive domain the pupil teacher is। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बता दिया कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाते कैसे हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के स्टेप्स क्या होते हैं, किस तरह लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। तो जब आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने के काबिल हो गए कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर द स्टेटमेंट्स दैट टेल्स अस व्हाट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ दिस लेसन। अगर तो आप जस्ट उसकी डेफिनेशन सुना रहे हैं तो यू आर एट द नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। लेकिन जब मैं आपको कहूं कि मेक लर्निंग मेक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मेक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी टॉपिक, तो जब आप खुद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं इट मींस कि आपके पास जो मटेरियल, जो नॉलेज है, जो आप चीज आपने लर्न की है उसको आप अप्लाई करने के भी काबिल होंगे। तो इसमें जो प्यूपल टीचर है उसके पास जो नॉलेज है उसको वो अप्लाई कर रहा है, उसको वो यूज कर रहा है। अगर वो यूज कर रहा है या अप्लाई कर रहा है इट मींस कि प्यूपल टीचर जो है वो एप्लीकेशन या अप्लाइंग लेवल पर है। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारी है डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, वो हम अगला जो है सेशन, ये 4 मिनट अगरचे रहते हैं लेकिन अभी हम दोबारा से शुरू करते हैं ताकि ये हमारी एक कॉग्निटिव डोमेन तक हमारी एक जो है रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो। उसके बाद अगली जो है वो हम दोबारा फौरी से शुरू कर देता हूँ। अभी आपने दोबारा ज्वाइन करना है, मैं जस्ट अभी इसको कट करके दोबारा इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ ताकि ये एक रिकॉर्डिंग में आ जाए हमारा कॉग्निटिव डोमेन। उसके बाद अगली जो है वो दूसरी क्लिप में आ जाए, दूसरी रिकॉर्डिंग में आ जाए अफेक्टिव डोमेन। इसी तरह वो तीसरी में साइकोमोटर डोमेन, 3 पार्ट्स हो जाएंगे। तो अभी मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ कॉग्निटिव डोमेन को, तो आगे हम पढ़ेंगे अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो अभी मैं इसको कट कर रहा हूँ, तो फौरी तौर पर आपने दोबारा ज्वाइन करना है। ओके जी, अल्लाह।